जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 21 देखेंगे, जो कि है कैबिनेट कमेटी। अब देखिए, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो मुझे। तो इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, तो आप फॉलो कर सकते हो। अब कैबिनेट कमेटी जो है, ये 21 चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर रहेगा नहीं, फास्ट में से समझाऊंगा, क्योंकि आया तो भी एक आधा क्वेश्चन आएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर का बेस हमें बहुत लेना ज़रूरी होता है, ताकि जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर हम जोर डाल सके और उसे हम अच्छे से याद रख सके, और उसका जो लॉजिक है वो हम उसके पीछे का लॉजिक जो है वो पकड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट कमेटी में जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था, चैप्टर 20। अब चैप्टर 20 में हमने क्या पढ़ा था? तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमने पढ़ा था, बराबर है। अब सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो थे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने देखा था कि कैबिनेट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, बराबर है। वो क्या है? वो एक न्यूक्लियस है, बराबर है। ये हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब उसी के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एक लार्जर बॉडी होती है, और जो कैबिनेट है वो छोटी बॉडी होती है, बराबर है। इतना हमने देख लिया था लास्ट चैप्टर में। और उसी के साथ साथ हमने किचन कैबिनेट जो है वो भी हमने पढ़ लिया था। अब किचन कैबिनेट में हमने क्या देखा था कि जो बाहर के लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बाहर के लोग हैं, मतलब जो फ्रेंड्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर जो कैबिनेट थी वो सबसे पावरफुल थी, ये देखा था हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है इनके बारे में, और जो कैबिनेट है इनके बारे में सिर्फ जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जो इमरजेंसी प्रोविजन, हमने इमरजेंसी प्रोविजन भी देखा था आर्टिकल 352, उसमें जो हमने देखा था उसमें था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो उसका रिटर्न रिकमेंडेशन लगेगा किसका? तो कैबिनेट का लगेगा। उसमें मोदी जी ने ये भी बोला था कैबिनेट है मित्रों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया था। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं, भले ही हमें लगते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये तो बहुत, आर्टिकल 74 जो है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, इन दोनों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट है उसका जिक्र 352 आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर कैबिनेट हो गया, किचन कैबिनेट हमने देख ली थी, जो भी इम्पोर्टेंट बॉडी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो किचन कैबिनेट है उसका क्या हो रहा था कि यहाँ पर मोदी जी जो है ये अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो इसमें एक्सपर्ट होंगे, जो भी होंगे बाहर के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करके जो चीज़ें हैं उसका निष्कर्ष निकाल रहे थे। और उसके साथ क्या हो रहा था, जो डिसीजंस है वो मैनिपुलेट हो रहे थे उस तरीके से, जो बाहर के लोग हैं उनके ज़रिए। लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट के लोग हैं, ये तो सबसे पावरफुल रहने वाले हैं, बराबर है। ये तो ऑफिशियल लोग हो गए। तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आप ध्यान में रखिए, ये हम देखेंगे लास्ट में, इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कैबिनेट कमिटीज़। अब कैबिनेट कमिटीज़ यहाँ पर क्यों लाई जाती है? सबसे पहले क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब उनका एक सेंट्रलाइज बॉडी होती है, मतलब सेंट्रलाइज मतलब एक कोर बॉडी होती है, जो कि होती है कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या करती है, डिसीजंस लेती है, पॉलिसी जो है वो इशू करती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो कैबिनेट के लोग हैं इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हें करनी पड़ती है, बराबर है। अब इतनी सारी चीज़ें इन पर बढ़ जाती है, तो इसके बाद क्या होता है कि उनका जो वर्कलोड है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें इफ़िशेंटली काम नहीं हो पाता। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको जो सामान है घर का वो भी लाना है, अगर आपको जो कुछ भी है, बहुत सारा सामान है लाना है, उसके बाद आपको खेल कूद भी करना है, उसके बाद आपको ये इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो इतना सारा हो जाएगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो एक भी चीज़ आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये जो है कैबिनेट कमेटी यहाँ पर लाई गई है, ताकि ये क्या करेंगे, कैबिनेट जो कमेटी है ये कैबिनेट लेवल के ही लोग रहते हैं, रैंक के ही लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनका जो वर्कलोड होता है कैबिनेट का, ये रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर लाई जाती है, ताकि ये जो है, अब कैबिनेट के जो लोग हैं ये यहाँ पर डिस्पर्स करते हैं अपना काम, कि भाई देखो तुम ये जो चीज़ है ये तुम देख लो, क्या करना है इसमें क्या नहीं करना है, पूरा प्रेजेंटेशन तुम बना के मुझे बताओ, फिर इसके बाद हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए वर्कलोड जो है कैबिनेट का,
उसके बाद इन डेप्थ एग्जामिनेशन भी करते हैं ये पॉलिसीज़ का, जो भी पॉलिसीज़ होती है यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, जो भी पॉलिसीज़ लाई जाती है उसका इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेंगे ये लोग। इन डेप्थ देखेंगे किस तरीके की पॉलिसीज़ हमें लाना है, किससे फ़ायदा हो सकता है, उसके बाद अगर लीकेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो डिसीजंस है वो भी ये ले सकते हैं। कौन? तो कैबिनेट कमिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्यों लाए गए हैं, तो अगर मेंस में कुछ पूछते हैं तो एक दो पॉइंट के लिए आपको ध्यान में रखना है। वर्कलोड जो है उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रिड्यूस करने के लिए इन डेप्थ एग्जामिनेशन भी करते हैं पॉलिसीज़ का और डिसीजंस भी लेते हैं। अब उसके बाद कैबिनेट कमेटी जो है इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है क्या, जो हमारी संविधान है उसमें इसका जिक्र किया हुआ है क्या, तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है। किसका? कैबिनेट कमिटीज़ का। हमने देख लिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका जिक्र है, बराबर है। उसके बाद जो कैबिनेट है उसका भी एक इसमें छोटा सा जिक्र किया हुआ है, लेकिन कैबिनेट कमेटी जो है उसका कहीं भी हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया हुआ है। ये इसलिए इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या होता है कि जिसका जिक्र हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया हुआ है, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बताया नहीं है, उसको कहेंगे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब उसी के साथ साथ यहाँ पर रूल ऑफ बिजनेस जो है वो प्रोवाइड करता है इसका स्टैब्लिशमेंट। तो इसका स्टैब्लिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो रूल ऑफ बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी है इसके बारे में कौन स्टैब्लिश करता है इसे, तो रूल ऑफ बिजनेस ये बताता है। तो दो सेंटेंसेस दे सकते हैं, कैबिनेट कमेटी कहीं भी मेंशन नहीं की हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा पहला स्टेटमेंट आएगा। दूसरा आएगा कि रूल ऑफ बिजनेस इसके ज़रिए ये स्टैब्लिश की गई है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही रहेगा और दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही रहेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद कैबिनेट कमिटीज़ जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी में क्या फ़र्क है ये जानने के पहले हम एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ जो है वो आपके लिए परमानेंट हो गई, बराबर है, मतलब वाइफ परमानेंट हो जाएगी आपके लिए। और अगर आप लड़की देख रहे हो तो हस्बैंड जो है वो आपके लिए परमानेंट हो जाएंगे, बराबर है। जो वाइफ है उसके लिए हस्बैंड परमानेंट है, जो हस्बैंड है उसके लिए वाइफ परमानेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब अगर हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो वाइफ है वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी, ठीक है। और अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम आता है तो हस्बैंड जो है वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये परमानेंसी आ गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आगे स्टैंडिंग कमेटी जो होती है हमेशा परमानेंट होती है, हमेशा परमानेंट होती है। अब एडहॉक जो है उसमें क्या होगा, अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड जो है, अब लड़कों के लिए जो गर्लफ्रेंड है वो टेम्पररी हो गई, बराबर है, क्योंकि अभी तक शादी हुई नहीं है, तो यहाँ पर टेम्पररी है। और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए जो बॉयफ्रेंड है वो अभी टेम्पररी है, क्योंकि हस्बैंड अभी तक बने नहीं है। तो उस वजह से जो बॉयफ्रेंड है वो भी टेम्पररी है और जो गर्लफ्रेंड है वो भी टेम्पररी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, इसके लिए ये जो लड़का है इसके लिए जो ये गर्लफ्रेंड है वो कौन हो गई, तो एडहॉक हो गई। और जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए जो बॉयफ्रेंड है वो कौन हो गया, तो एडहॉक हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आपको इसमें ज़्यादा ये हो रहा है, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये इतना सूट नहीं कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है ये जो एग्जाम्पल है ये, तो हम थोड़ा फिलोसॉफिकल सोचते हैं, थोड़ा ट्रांस में जाते हैं। तो स्टैंडिंग मतलब देखिए, स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, परमानेंट, कोई भी परमानेंट बॉडी, मतलब आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ क्या है, वो आपकी लाइफ परमानेंट है, बराबर है। कुछ भी होता है तो आपकी लाइफ जो है वो रहने ही वाली है, आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ बुरा होता है, लाइफ रहने वाली है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है और जो खुशियाँ हैं वो क्या है, वो टेम्पररी है, वो एडहॉक है, बराबर है। कोई चीज़ आपने गलत तरीके से कर दी, गलत डिसीजंस ले लिए, तो वो दुख आ जाएंगे, वो क्या रहेंगे, टेम्पररी रहेंगे। अगर आपने डिसीजंस है जो है वो बहुत अच्छे ले लिए तो क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आपके रिजल्ट्स है वो सक्सेसफुल बन जाओगे आप, तो वो क्या रहेगा, वो भी टेम्पररी रहेगा, बराबर है। मतलब खुशियाँ जो है वो भी टेम्पररी रहेगी। तो ये क्या हो गया, ये जो है जो फीलिंग्स है वो एडहॉक है और जो लाइफ है वो स्टैंडिंग है, वो परमानेंट है। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो स्टैंडिंग और एडहॉक कमिटीज़ क्या होती है, मतलब इस अब बोलने का मतलब क्या है, मुद्दे की बात पर आए तो जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है वो परमानेंट कमिटीज़ होती है और जो एडहॉक कमिटीज़ होती है वो टेम्पररी कमिटीज़ होती है।
अब यहाँ पर जो कमिटीज़ होती है वो सेटअप की जाती है बाय प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधान सेवक हैं उनके द्वारा यहाँ पर सेटअप की जाती है अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। जिस तरीके से टाइम आता है, जिस तरीके से सिचुएशन आती है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर जो कमिटीज़ है यहाँ पर सेटअप की जाती है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। उनको लगता है भैया हमको डिमोनेटाइजेशन करना है, अब हमको सारी जो राशियाँ है ये हमको पूरी जो है लीगल टेंडर नहीं रखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक आधी कमेटी रख देंगे, देखो बा तुम इसका इम्पैक्ट देखो क्या होता है। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इतना बड़ा देश है, उसके बाद इतनी बड़ी करेंसी जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगी, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, फिर उसके बाद लोगों को जो पैसा है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इसके लिए कमेटी बिठाएंगे। फिर वो कमेटी जो है वो इन्हें बताएगी इस तरीके का हम काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें करनी पड़ती कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी काम होंगे। उसके बाद हेंस द नेम, नंबर एंड कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर अब मोदी जी के हाथ में कुछ चीज़ आ गई तो ऑब्वियस है कि कोई चीज़ और चीज़ का उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही नहीं, किसी और की तो सुनेंगे नहीं, इसलिए नाम, नंबर, कंपोजिशन जितना भी है वो वेरी होता रहता है टाइम टू टाइम ऑन लाइटर नोट। उसके साथ यूजुअली इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर्स बट नॉन कैबिनेट जो है वो डिबार्ड नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन कैबिनेट जो है वो भी डिपार्ट नहीं किए जाते, वो भी यहाँ पर होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी याद रखिए कि यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन नॉन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो भी डिबार्ड नहीं किए जाते। तो इतना ध्यान में रखिए, प्रीलिम्स में ऐसे पूछ सकते हैं कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स है दे आर नॉट एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ कैबिनेट कमिटीज़, तो ये गलत रहेगा, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ आती है कि जो मोस्टली ये जो चीज़ें हैं हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हेड करते हैं, ठीक है। जितनी भी कमिटीज़ हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हेड करते हैं। यहाँ देखो क्या आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली आ रहा है, ठीक है। मोस्टली आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली, हर वक्त नहीं, लेकिन अगर हमारे जो प्रधान सेवक है वो अगर मेंबर हो किसी कमेटी के तो ऑब्वियसली हेड कौन करेगा, तो वही करेंगे। अगर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, उसकी कमेटी है, तो उसके हेड, उसमें अगर मेंबर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियसली उसके चेयरमैन कोई और तो रह ही नहीं सकते हैं, बराबर है। तो इसलिए अगर किसी कमेटी के मेंबर है हमारे प्रधानमंत्री तो हेड प्रधानमंत्री ही करेंगे, लेकिन दूसरी अगर कमेटी है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मेंबर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेड करेंगे, कोई और भी हेड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरे जो है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्टली बाय होम मिनिस्टर हो हमारे, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारे, वो भी यहाँ पर हेड करते हैं। तो अगर ऐसा आता है कि ओनली प्राइम मिनिस्टर जो है वही हेड करते हैं जो कैबिनेट कमिटीज़ है उसे, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत रहेगा, ठीक है। बाकी भी कर सकते हैं। अब कैबिनेट कमिटीज़ कौन कौन सी है, देखिए बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज़ थी, सारी की सारी याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पॉलिटिकल अफेयर्स की होती है, नेचुरल कैलेमिटीज़, अकोमोडेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो इतनी सारी जो है कैबिनेट कमिटीज़ होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एट प्रेजेंट 2016 में अगर हम देखा जाए, लक्ष्मीकांत किताब के ज़रिए ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर 2016 के मुताबिक यहाँ पर लक्ष्मीकांत किताब में ऐसी 6 कमिटीज़ दी हुई है जो अभी एक्टिव है, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स, अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन दी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। इतनी अभी एक्टिव है। उसी के साथ साथ कैबिनेट कमिटीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज़ और उनके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स, अब पॉलिटिकल अफेयर्स जो कमेटी है वो क्या करेगी, पॉलिसी मैटर्स जो होंगे, मतलब देश के, विदेश के, डोमेस्टिक के, इंटरनेशनल के जो भी मैटर्स होंगे, पॉलिसी के मैटर, वो यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है वो यहाँ पर पूरी स्क्रूटनाइज करेगी, पूरा देखेगी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या होगा, डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक स्फीयर। अब इकोनॉमिक स्फीयर में जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे और डायरेक्ट करेंगे, कौन, तो इकोनॉमिक अफेयर की कमेटी। उसके बाद आती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स क्या करेगी, प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है वो यहाँ पर देखेगी, कौन सी, तो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी। फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी जितने भी हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं ये चारों।
और इनकी जो फंक्शंस है वो भी हमने देख लिया। तो मैच द पेयर में इनके जो फंक्शंस है वो पूछ सकते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल अफेयर है तो पॉलिसी मैटर्स आएंगे, इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड रहेगा, पार्लियामेंट्री अफेयर है तो प्रोग्रेस क्या है पार्लियामेंट में, बिजनेस, गवर्नमेंट के बिजनेस का, अपॉइंटमेंट हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स रहेगी, बराबर है। अब इसमें जो आपको रेड इसमें दिख रहे हैं वो चेयर करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर हो गई, इकोनॉमिक अफेयर हो गई और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो ये तीन जो है ये चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और जो ग्रीन इसमें दिख रही है वो चेयर करते हैं होम मिनिस्टर। तो इससे में हमें पता चलता है कि सारी कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, कुछ कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से इसमें जो प्रधानमंत्री है वो चेयर नहीं करते हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर जो है उसमें हमारे जो होम मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बोली जाती है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बोली जाती है, तो इसे सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसे बोला जाता है, तो इसे सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं। तो सुपर कैबिनेट किससे बोला जाता है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा। तो पॉलिटिकल अफेयर जो है उसे सुपर कैबिनेट कहते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आता है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स होंगे उनका ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, वो है एक तो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में क्या फ़र्क है, तो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑथोराइज करते हैं टू टेक द डिसीजंस इन द मैटर दे आर लुकिंग फॉर विदाउट एनी नीड ऑफ द कैबिनेट रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पर जिसके बारे में स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मुंबई का कोई गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पर आ गए इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे गड्ढे का निरीक्षण कर रहे हैं, गड्ढे को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। अब स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन रहेगा ये खुद ले लेंगे, नहीं 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 इसमें इतना मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 25 घंटे 48 घंटे इन्होंने पूरा स्क्रूटिनाइज किया, गड्ढे को इधर से देखा उधर से देखा इधर से देखा, फिर ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि भैया इसमें जो है इसमें डांबर भरना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि ये इसमें ये जो डांबर भरना पड़ेगा, अब ये चीज़ में ये लोगों को कैबिनेट का रेक्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैबिनेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं भैया डांबर भरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है इसमें क्या होता है, देखते हैं मैटर में, सजेस्ट करते हैं कैबिनेट को और फाइनल डिसीजन जो है वो कैबिनेट लेगा। मतलब यहाँ पर अगर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है ये अगर गड्ढा देखने आए तो यहाँ पर ये जितना इनको 72 घंटे 150 घंटे 200 घंटे जितना भी इनको देखना है, गड्ढे को निरीक्षण करेंगे इसका इधर से उधर से, ये एंगल से वो एंगल से, फिर ये लोग सजेस्ट करेंगे कैबिनेट को कि भैया देखो इसमें जो है हमने इतना निरीक्षण किया है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें डांबर भरना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो कैबिनेट लेगा, कैबिनेट बोलेगा कि हाँ ठीक है डांबर भरते हैं तो डांबर भरा जाएगा, नहीं तो खड्डे को इसी तरह रखा जाएगा, बोलेंगे ठीक है बरसात आएंगे तो पानी से अपने आप भर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस जो है आपको पूछ सकते हैं, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट का रेक्टिफिकेशन नहीं लगता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट का रेक्टिफिकेशन लगता है। अब यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 2014 में आए यहाँ पर जितने भी मतलब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप 9 इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और यहाँ पर 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है उन्हें यहाँ पर निकाल दिया था, एबॉलिश कर दिया था। पर तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा भैया क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए और इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ना है बाकी कमिटीज़ आपको याद रखनी ही है तो आप याद रख सकते हो, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है याद रख के। तो इसलिए इतना जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स से भी और मेंस के लिए भी, आपको अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो। और उसके बाद ये एबॉलिश क्यों किया गया है इसके 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। अगर ऐसा पूछते हैं कि क्यों एबॉलिश किया गया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, क्यों मोदी जी ने ऐसा कर रहे हैं कि हर चीज़ को लीगल टेंडर नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए कि वो देखो आप कैबिनेट जो है, कैबिनेट का इंपॉर्टेंस जो है वो अच्छा खासा है, बराबर है। अब कैबिनेट का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा खासा है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए यहाँ पर जो किचन कैबिनेट है वो पहले ही लाया गया था। अब किचन कैबिनेट लाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी जो इंपॉर्टेंस है कैबिनेट की वो थोड़ी कम हो गई। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इन्होंने जो एबॉलिश कर दिया है इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बाद क्या होगा, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, पहले क्या होता था, ये जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये पहले कैबिनेट को बताएंगे, कैबिनेट जो है कैबिनेट स्क्रूटिनाइज करेगी फिर अपना फाइनल डिसीजन लेगी। लेकिन अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है उन्हें निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होने वाला है, कैबिनेट जो है वही डायरेक्ट आएगा, इसका निरीक्षण करेगा और डिसीजन ले लेगा। मतलब यहाँ पर टाइम जो है वो भी बच रहा है, जो पैसा है लोगों का वो भी बच रहा है,
और उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा और जो डिसीजंस है वो फास्ट लिए जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो कैबिनेट की एक इम्पोर्टेंस है वो भी बरकरार रहेगी, बराबर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक ये होता है, मतलब एक जो ईगो पॉइंट आता है वो भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, फ्लुएंटली हो पाएगा, और जो भी टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पर डिसीजन फास्टर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसलिए जो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से एबॉलिश कर दिए गए, लेकिन अभी भी इनफॉर्मल वे से 16 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो चलने ही वाले हैं, क्योंकि एक्सपर्ट जो है इन्हें भी चाहिए होते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है उसका एंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी मैंने कॉल आउट्स इस्तेमाल किए हैं वो केवल समझाने के लिए है, इसका कोई मकसद नहीं है और किसी चीज़ से। जितनी फ़ोटोज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं वो भी सिर्फ समझाने के लिए है, उसका भी कोई मकसद नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।